नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल ही हमारे देश का बजट आया है। ऐसे में हमारे पास हमारे साथ कई जिम्मेदारियां हैं कि कैसा बजट है, देश के लिए लाभप्रद है कि नहीं। सरकारों का कहना रहेगा अपनी तरह से, विपक्ष का कहना रहेगा अपनी तरह से। हमारे बीच में इन्हीं सब विषयों को लेकर एक विशेषज्ञ अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी हैं। सबसे पहले हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। मुक्तेश्वर जी, सादर नमस्कार। मुक्तेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कल जो बजट आया है, कल जो बजट आया है, इसके विषय में एक ब्रीफ में अगर आपको बोलना है तो क्या बोलेंगे? पॉपुलिस्ट बजट, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट, कैपिटलिस्ट बजट एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को ब्लाइंडली फॉलो करता हुआ। अभी बजट में जो भी उन्होंने प्रयास किया है, उनका दिखाना है कि हम गोल्डन युग बना रहे हैं, एक स्वर्ण युग खड़ा कर रहे हैं। तो कहां से उस पे आप कटाक्ष कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या क्या खामियां हैं? बजट में ही उसका उत्तर है। अच्छा, उन्होंने जो दावा किया है उसका उत्तर इसी में है। हाँ जी, गोल्डन युग आप बनाए हो, आपका 8 साल पूरा हो चुका है, हाँ, 9वां साल चल रहा है और आप कहते हो कि हम लोगों का पेट भर रहे हैं। 80% जनता का पेट भर। अगर कांग्रेस निकम्मी थी, मोदी जी के पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। 8 साल में आपने क्या किया कि आज भी हमारे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगर आप 5 किलो अनाज नहीं देंगे तो न तो वो जी पाएंगे और जीने के लिए वो आपको वोट दें। तो ये क्या गोल्डन की तरफ जा रहे हैं आप? सुनहरे भारत की तरफ जा रहे हैं? नहीं। दूसरा, लगातार रक्षा बजट में चले जा रहे हैं। सुरक्षा कैसी है? भारत हमेशा असुरक्षित रहेगा और आपको जनता का पैसा अधिकांश सेना पर और शस्त्र पर और अमेरिका, रूस और फ्रांस से राफेल और तमाम विमान मंगाने पर, शस्त्र मंगाने पर ही खर्च करना पड़ेगा। आपका दावा तो वही धराशायी। उन्होंने धराशायी जो किया वो मैंने बता दिया। अब हमसे जो आप धराशायी कराना चाहते हैं उसकी प्रश्न पूछ लें। मैं ये जानना चाहता हूँ, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह ने 10 साल में महंगाई पे जितना नियंत्रण किया था उसकी अपेक्षा में हम उनसे काफी बेहतर हैं। और भाजपा नेताओं का, सरकार के आज की जो नेता हैं, उनका बयान है आज तक में। हेलो, हाँ जी, आप, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के नेताओं का जो बयान है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान है, उनका कहना है कि मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में जो परिवर्तन आया था उसकी अपेक्षाकृत महंगाई अभी भी ज्यादा नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्या हुआ था इस पर कांग्रेस वाले बात करें। हाँ। हम तो सिर्फ ये जानते हैं नरेंद्र मोदी के काल में महंगाई बढ़ी है और जो बजट है ये लोक लुभावन है। एक तरफ मंच से प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ियां मत बांटो और एक तरफ रेवड़ियां बांट के देते हैं। ये अब मैं श्रोताओं के लिए मैं श्रोताओं के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि आपने अपने नजरिए से जो आंकड़ा लगाया है कि कल का जो बजट आया है उसमें बुजुर्गों के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, शिक्षा के लिए क्या है, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करके बताएंगे तो जिनको समझ में नहीं आया है उनको एक्चुअली समझ में आएगा कि हुआ क्या है। वो लोग अपने नजरिए से बता रहे हैं कि नहीं, बजट बहुत ही अच्छा है। देखिए नंदन जी, बजट का मूल्यांकन 3 दृष्टियों से किया जाना चाहिए। एक, क्या वादे किए गए। 2, या भारत के नवनिर्माण के लिए बजट में क्या है। तो जहां तक पहला है क्या वादे किए गए, कोई भी सरकार कितनी भी
खराब क्यों न हो, वह इतनी खराब नहीं होगी कि जनता के पैसे को ले जाके नदियों में और सड़क पर थे। वो जो भी पैसा खर्च करेगी, जायज खर्च करेगी, किसी योजना पर खर्च करेगी। और 2023 तक कि उन्होंने पैसा फेंका, बजट में यहां तो पैसा लग रहा है, ये हो रहा है। इस दृष्टि से यह सरकार पूरी तरह से 100% मैंने प्राथमिकताओं में करता है। लेकिन जब दूसरे पर आप आते हैं कि पिछले वादों का क्या हुआ, तो कहीं 30% पूरे हुए हैं, कहीं कहीं 50% टच कर, और कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा भी गए हैं, लेकिन उनका आउटकम 20% से ज्यादा। अर्थात वादे होते रहे और वादे भी नहीं। अब बात आती है कि जो प्राथमिकताएं इन्होंने निर्धारित की, इनकी मजबूरी। जब आप राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से देश को सुरक्षित नहीं कर पाओगे तो सुरक्षा पर गए आपको बढ़ाना। जब आप चीन से निपट नहीं पाओगे तो आपको चीन से व्यापार को ब्लैकमेल करके आपसे व्यापारिक लाभ लेगा। आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं दे पाओगे, आप प्राइवेटाइजेशन के युग में चल रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, देखिए इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट आप करो, सारे इन्वेस्टमेंट की समेत इवेंट मैनेजमेंट ज्यादातर होती है और इन्वेस्टमेंट होता नहीं। और एक ने जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका पिछले हफ्ते से आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का होता है। अब हम आते हैं कि भविष्योन्मुख क्या है। आप 5 किलो अनाज देते हो, बहुत बधाई की बात हो। जब हमारी जनता को जीवन यापन की स्थिति खराब है तो अनाज तो कम से कम आप देते। जब हम चीन से, पाकिस्तान से भारत सुरक्षित नहीं है, आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है, शस्त्र आपको मारना पड़ेगा, दोनों के लिए कर पाते। लेकिन जिनको 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं उनके भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, उठा के फेंक दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर जैसा चाहे वैसा करे। स्वास्थ्य व्यवस्था कहते हैं एम्स हम बनाएंगे, हम इतने हॉस्पिटल खोलेंगे। आज जो हॉस्पिटल पिछले बजट के अनुसार या तो खोले नहीं गए, जो खोले गए वहां न क्या डॉक्टर्स हैं, न दवाएं, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न उपकरण। जनता को स्वास्थ्य के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो भविष्य हमारा कहां जाए। यह बजट पूरी तरह से भविष्योन्मुखी। आप कहते हैं ब्राइट इंडिया बनाओगे। आप मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट पर आरोप लगता था पॉलिसी पैरालिसिस। आपने तमाम पॉलिसी, तमाम योजनाएं दी। पिछले 8 साल की योजनाओं में 1-2 योजनाएं की शायद सफल हो, बाकी तो टाइटल किस हो गई, अब उसकी बात भी नहीं करते, वो भूल गए हैं। योजना बनाओ। इनकी हालत वही सुब्रत राय की है, नंदन जी। एक प्रोजेक्ट फेल हुआ, दूसरा लाओ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा बनाओ, जब तक चल जाए। पार कर लेंगे 10 साल या 15वां साल भी पार करेंगे, 15 साल पार करेंगे। चलिए, जनता को भ्रमित तुम कर रहे हो, करो, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे वर्तमान पीढ़ी को मजबूती देने के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। स्किल प्रोग्राम का आपने क्या हुआ? एक चीज देते हो कि दूसरा देके उसको भुलवा देते। रोजगार कैसे मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर में भी कोई किसी को कैसे रखेगा जब व्यक्ति कोई स्किल्ड नहीं। नंदन जी, पूरी तरह से जनता को यह एहसास होना चाहिए कि उसको सहायता नहीं, उसको मजबूती चाहिए, उसको खुशहाली चाहिए, और मजबूती और खुशहाली देने में यह बजट पूरी तरह से ना। हाँ, अभी मैं एक सवाल और भी करूंगा। आपके नजरिए से देश कहाँ कहाँ कमजोर हो रहा है इनके सिस्टम में, इनके बजट पॉलिसी में? आपको जैसा लगता है, अभी आपने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों बिगड़ता जा रहा है, रोजगार भी नहीं है, तो ये जिस तरफ ले जा रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है आपके नजरिए से? देश 3 दृष्टियों से बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। एक तो शिक्षा और अनुसंधान के काम हमारे पिछड़ते चले जा रहे हैं, और शिक्षा अनुसंधान अगर नहीं होगा तो आने वाला समय भारत के लिए सुखद।
दूसरा, युवाओं में संकीर्णता बढ़ती जा रही है, कट्टरता बढ़ती जा रही है, वैज्ञानिक सोच का अभाव। तीसरा, हम सुरक्षा और विदेश नीति के मामले में फेल है, जिसके कारण हम सुरक्षित नहीं। 4, आज जो समय है वो समय है सबकी संतुष्टि का, सबकी खुशहाली का, ह्यूमन इंडेक्स का। उस पर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। 5, हमारे राष्ट्र की मर्यादाएं हुआ करती थी कि भारत एक सभ्य राष्ट्र है, आतंक का विरोधी है, हिंसा का विरोधी है, ये गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ये महावीर स्वामी का देश है। लेकिन बर्मा के मुद्दे पर आपने जो किया वो निहायत ही दुर्भाग्य। आपकी जो गुटनिरपेक्ष नीति थी ध्वस्त हो चुकी, पड़ोसियों से संबंध ध्वस्त हो चुके, आर्थिक मोर्चे का छलावा आर्थिक मोर्चे पर अब आप ये कह रहे हो अन्य देशों में ज्यादा संकट है, उनसे आप यह संतुष्ट कर रहे हैं। कहां गया वो 10% का दम, कहां गया हम 2 डिजिट में जीडीपी का ग्रोथ करेंगे, ये दम आप कर सकते। मैं ये जानना चाह रहा था कि किसी भी गवर्नमेंट का एक गोल होता है, आप अपने नजरिए से उनका गोल क्या देख रहे हैं? अगर उन्होंने इन चीजों पे, देश पे ध्यान नहीं दिया, उनका गोल क्या है, किस तरफ ले जा रहे हो देश को? उनका गोल जो है वह पुरातन है। वे मध्यकाल में और प्राचीन काल में जीना चाहते हैं, और जब मध्यकाल में और प्राचीन काल में जनता जीने लगे तो चंद लोग ही शासन करेंगे, और सामंती सोच, ब्राह्मणी सोच, जिसको ब्राह्मण से न जोड़, हाँ समझ गया, ब्राह्मणी सोच का पुनरुत्थान होगा। और जब ये पुनरुत्थान होगा तो इनका डंका बजेगा, जनता त्राही करेगी, इनको वोट देगी और इनके अधीन रहेगी। 5 किलो अनाज पर आज खुश है, तब मोटे अनाज का भी उत्पादन करने जा रहे हैं, फिर बाजरे और अन्य मोटे अनाजों पर भी जनता खुश होकर ताली जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है कि राजतंत्र की तरफ हम जा रहे हैं? एकदम जा रहे हैं, उस सामंती व्यवस्था की तरफ जाने रहे, चले गए हैं। अगर इनका इतना दुस्साहस हो गया है कि मीडिया को अपने बस में कर ले, इनका इतना दुस्साहस हो गया है कि संसद में मोदी जी कुछ भी बोल दें उसको मोदी कहा जाए, ये अगर इनका इतना दुस्साहस हो गया है कि ये जो भी कर दे इनका मंत्री कोई बोलने की हिम्मत न करे, आप व्यक्तिगत बंद कमरे में इनके मंत्रियों से बात करें, तो इनके विधायकों से बात करने की उनके क्या, उनकी आत्मा हिरवी बना लिया गया है, ऐसे बना लिया गया। ये तो अमित शाह और मोदी। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब एक अंतिम सवाल ये भी है, रह जाता है कि ऐसी स्थिति में विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, जो भी बचे हुए हैं, मान लीजिए बड़ा विपक्ष नहीं है, जो भी है, विपक्ष क्या कर रहा है, किस दिन का इंतजार कर रहा है कि हमारे देश संविधान से बाहर हो रहा है, संविधान की पैरामीटर से बाहर जाने की तैयारी में है, अगर तो विपक्ष क्यों नहीं उन बातों को लेके आ रहा है? विपक्ष तो नंदन जी हम भी हैं, हम भी नहीं रोक पा रहे हैं, हम छोटे भले हैं, छोटी पार्टी हमारी भले है, लेकिन हमारी सोच का जो फैलाव होगा वो इनको रोकेगी। लेकिन जो लोग विपक्ष में आज मजबूत स्थिति में हैं, पहले से हैं, उनको एक सलाह है, एक बड़े दैत्य को मारने के लिए 100 छोटे दैत्य इकट्ठा कर लीजिए, ये संभव नहीं। गांधी का देश एक अच्छे साध्य को पाने के लिए पवित्र साध्य की जरूरत, पवित्र साधन, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को इकट्ठा कर ले जिन पर जातिवाद का आरोप है, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, वो सब मिलकर क्या एक बड़े दैत्य से लड़ पाए। राम ने भी बानर की सेना खड़ी की थी, कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को सामने किया था, और तब वो जीते थे। युधिष्ठिर के धर्म के कारण जीते थे, और बानरों की सेना से जीते थे जिन पर कोई दाग था। मोदी को हटाने के लिए इंसानियत की सोच, मानवीय सोच
उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी पार्टी के तमाम लोग बढ़ रहे हैं, जिनको इस सोच से जुड़ना है वो हमें चुने। मोदी को तो बना ही लिया जाएगा, मोदी को हटाने का कोई मकसद, मोदी जैसी दकियानूस विचारधारा, उस विचारधारा। तो आपने अपने दल का कुछ योजना ऐसा बनाया है आगे इस विषय के विरोध में, या इस बजट के विरोध में, या इस राजतंत्र के विरोध में आप कुछ करने की तैयारी में हैं? देखिए, एक समग्र सोच की जरूरत है। इस बजट के विरोध में हम क्या कर सकते हैं? 8 साल से जो ऐसा बजट आ रहा है, क्या मनमोहन सिंह के समय में ऐसे लोक लुभावन बजट नहीं है? क्या पहले नहीं है? हमको एक समग्र सोच के आधार पर आगे बढ़ना है। इस बजट की हम आलोचना करके क्या प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, केवल टीवी में दिख जाएंगे, हमारा नाम 1-2 जगह आप जैसे जो सामाजिक और संवेदनशील पत्रकार हैं ले लिया करेंगे। इससे क्या मिलेगा? हमको अपनी सोच बनानी है, इस दकिया की सोच को कामठिया मेट करना है। इसलिए हम राजनीतिक सुधार के समग्र मुद्दे पर ही आगे बढ़ेंगे। इस बजट में आपने कमेंट मांगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपनी बात कह दी, हमसे जब पूछा जाएगा अपनी बात जरूर कहेंगे, लेकिन सबसे हम ये राजनीतिक सिस्टम में, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना कोई भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नए बजट पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, आपने उनकी खामियों को भी जाहिर करने का प्रयास किया, क्या होना चाहिए ये भी कहा, विपक्ष कहाँ कमजोर पड़ रहा है उसकी भी चर्चा की, और अन्यत्र आपने अपनी जो चल रही तैयारियों के बारे में भी बताया, किस तरह का देश होना चाहिए। इन सब विषयों पर आपने अपने वक्तव्य रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया चैनल को। मैं केसीएन हेडलाइन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब समय है विदा लेने का, हम फिर मिलेंगे, इन विषयों को आगे और भी चर्चा में रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार। This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।